जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो के अंदर दोस्तों हमने जो अजमेर के चौहान थे उनकी चर्चा कर ली थी, और जो पृथ्वीराज चौहान है उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो चौहान है उनकी जो एक नई शाखा है उनकी चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे रणथंभौर के चौहानों की, क्योंकि जो रणथंभौर के चौहान है वो अजमेर के चौहानों के जस्ट बाद में इस्टेब्लिश होते हैं, तो कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। इस कारण से मैंने सोचा कि जालोर के चौहानों को बाद में पढ़ाया जाए, पहले आपको अजमेर रणथंभौर के चौहान पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए रणथंभौर के चौहानों की। रणथंभौर के चौहान स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि बना लेते हैं रणथंभौर के चौहानों के बारे में। वो तो हमने बात की थी, तराइन का तृतीय युद्ध हो गया था। जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। मोहम्मद गोरी का दिल्ली के ऊपर अधिकार हो जाता है। 1206 ईस्वी के अंदर जब मोहम्मद गोरी वापस जाता है तो वो अपना जो गुलाम है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उस कुतुबुद्दीन ऐबक को वो जो दिल्ली सल्तनत है उसका शासक नियुक्त कर देता है, और दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासन स्थापित हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो 1192 के अंदर जो तराइन का तृतीय युद्ध है वो होता है। 1192 के अंदर जो तराइन का तृतीय युद्ध होता है, इसके बाद में 1194 के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उसका पुत्र होता है जिसका नाम होता है गोविंदराज। तो ये गोविंदराज क्या करता है, ये गोविंदराज रणथंभौर में जाता है और रणथंभौर में जाकर के जो चौहान है उन चौहानों की क्या है स्थापना करता है, चौहान वंश की स्थापना करता है रणथंभौर में जाकर गोविंदराज। कब करते हैं? 1194 ईस्वी के अंदर। तो क्वेश्चन बनता है इससे कि भाई चौहान जो रणथंभौर के चौहान है उनका संस्थापक कौन है, तो उसका आंसर आता है गोविंदराज। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए नोट डाउन कर लेना अच्छे से। नोट्स बनाएंगे, हम लिखेंगे बोर्ड पे, पर अभी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बना रहा हूँ। जो गोविंदराज है उसने रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना कर दी। ये गोविंदराज पृथ्वीराज जो तृतीय है उसका पुत्र है, और इसने क्या कर दिया, चौहानों की जो शाखा है, एक वंश है जो रणथंभौर पे शासन कर रहा है, उनका ये संस्थापक है, मूल पुरुष है या आदि पुरुष है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि इसके बाद में कौन राजा बनता है। तो पहले हेडिंग डाल लो रणथंभौर के चौहान, हेडिंग डाल लो रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान, सबसे पहले तो बात करेंगे कि पहला शासक कौन है। इसका नाम है गोविंदराज। गोविंदराज, ये जो गोविंदराज है ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है। इसका पुत्र है पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है, और इसने 1194 ईस्वी के अंदर रणथंभौर में चौहान वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी 1194 ईस्वी के अंदर। पृथ्वीराज तृतीय क्या है, पुत्र है ये। इससे क्या कहा जाता है, तो रणथंभौर चौहान है उनका संस्थापक कहा जाता है इसमें। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो कि रणथंभौर के जो चौहान है रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक, रणथंभौर के चौहानों का क्या है, रणथंभौर के चौहानों का है संस्थापक कौन है, गोविंदराज। गोविंदराज के बाद में जो शासक बनता है, कालांतर में जो आगे के शासक बनते हैं उसमें एक शासक आदेश का नाम होता है वल्लण देव, या उसे कहते हैं वाल्लण। एक नाम हमें मिलता है वाल्लण, या कह लो वल्लण देव। कालांतर में वाल्लण या वल्लण वल्लण देव शासक बनता है रणथंभौर के चौहानों का। और इसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है प्रहलाद। वल्लण देव के बाद में जो रणथंभौर का जो अगला शासक बन रहा है चौहान राजा, उसका नाम है प्रहलाद। और इसके बाद में जो राजा बनता है उसका नाम है वीर नारायण। तीन राजा इंपोर्टेंट है, एक बार वीर नारायण। ये तीनों एक साथ कराने का उद्देश्य ये है कि ये तीनों के तीनों दिल्ली के अंदर जो इल्तुतमिश है, उस वक्त दिल्ली का जो सुल्तान था उसका नाम था इल्तुतमिश। उस इल्तुतमिश के ये तीनों के तीनों समकालीन होते हैं। उन तीनों क्या होते हैं, ये समकालीन होते हैं। इल्तुतमिश के समकालीन, इल्तुतमिश के
समकालीन। इल्तुतमिश से क्या है, समकालीन है। एक प्रहलाद को हम छोड़ दें तो जो वालण देव है और जो वीर नारायण है, इन दोनों का युद्ध किसके साथ होता है? इल्तुतमिश के साथ इन दोनों का युद्ध होता है। और इल्तुतमिश तो वीर नारायण की हत्या तक करवा देता है। तो इल्तुतमिश वीर नारायण क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। हत्या करवा हत्या करवा देता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल जानकारियां हैं। रणथंभौर के चौहानों के अंदर से जो क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है गोविंदराज से, और एक क्वेश्चन बनता है जो बनता है हमीरदेव चौहान है उनके पिता जेतर सिंह से, ठीक है। और बाकी के जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमीरदेव चौहान से ही बनते हैं, तो हम उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये ब्रीफ जानकारी है, नॉर्मल जानकारी से आप सिर्फ नोट डाउन कर लो ताकि हमारे पास डेटा रहेगी राजा का क्रम क्या रहा है। इसके बाद में जो राजा बनता है उसका नाम होता है वाघभट्ट। वीर नारायण के बाद में जो राजा बने उसका नाम होगा वाघभट्ट। इसके बाद में कौन राजा बनता है? वाघभट्ट राजा बनता है। इस वाघभट्ट जो राजा है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके समय पर दिल्ली के अंदर रजिया सुल्तान का शासन हुआ करता था, और कुछ कहते हैं कि नासिरुद्दीन का शासन हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो जो वाघभट्ट है ये किसके समकालीन हो रहा है? तो ये दिल्ली की जो रजिया सुल्तान है उस रजिया सुल्तान के समकालीन है। और रजिया सुल्तान के जो सेनापति है, जिसका एक का नाम है कुतुबुद्दीन और एक का नाम है हंसारी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? रजिया सुल्तान के आदेश पर रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं, और उस आक्रमण को विफल कौन करता है? तो उस आक्रमण को करता है वाघभट्ट, विफल करता है। तो ये चीज नोट डाउन है, कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है कि वाघभट्ट के समय दिल्ली के अंदर किसका शासन था? रजिया सुल्तान। दिल्ली के अंदर किसका शासन था? रजिया सुल्तान। और इस रजिया सुल्तान के सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। इसका सेनापति था, और इस सेनापति का नाम था कुतुबुद्दीन। और इस कुतुबुद्दीन ने रजिया सुल्तान के आदेश पर किस पर आक्रमण किया? रणथंभौर पर आक्रमण किया। क्या किया? रणथंभौर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। परंतु ये रणथंभौर को जीत नहीं पाया था कि वाघभट्ट ने इसके आक्रमण को क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। मतलब कि वाघभट्ट इसको जीतने नहीं देता है, इसको हरा देता है युद्ध के अंदर, ये रणथंभौर को नहीं जीत पाता है। तो ये थी जानकारी वाघभट्ट के बारे में। आगे बात करते हैं हम। वाघभट्ट के बाद में जो राजा बनता है वो बनता है जयसिंह, या बनता है जैत्र सिंह। जयसिंह जैत्र सिंह ये एक ही व्यक्ति है, और हमीरदेव चौहान के जो पिताजी है वही जय सिंह, ये जैत्र सिंह है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया था। नोट डाउन कर लेना दोस्तों, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसको, वहीं नोट डाउन कर देता हूं मैं इसको, वहीं लिख देता हूं। वाघभट्ट के बाद जो राजा बनता है उसका नाम होता है जय सिंह, या कह लो जैत्र सिंह, या कह लो जैत्र सिंह। ये जय सिंह जैत्र सिंह जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने 32 वर्ष तक शासन किया था, परंतु वास्तव में 32 वर्ष तक शासन नहीं किया था। इसने अपने जीवन काल में ही अपना जो पुत्र है इसका हमीरदेव चौहान, उसको राजा घोषित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, हालांकि क्या होता है जब राजा मरता है उसके बाद में दूसरा जो उसका पुत्र होता है वो राजा बनता है, लेकिन इसने अपने जीते जी जो अपना पुत्र है हमीरदेव चौहान उसको राजा घोषित कर दिया था। और हमीरदेव चौहान ने इसकी याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी रणथंभौर के दुर्ग के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 32 खंभों की जो छतरी है, वो छतरी किसकी है? 32 खंभों की छतरी है जो जैत्र सिंह की है। ये जैत्र सिंह हमीरदेव चौहान के पिताजी हैं, और हमीरदेव चौहान ने ही इसका निर्माण करा था छतरी का। कहाँ करा था? रणथंभौर के दुर्ग के अंदर। दोस्तों ये चौहानों की जानकारी है, रणथंभौर चौहानों की बात कर लो। इसके बाद हम नोट डाउन करेंगे हमीरदेव चौहान की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सारे क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। तो हमीरदेव चौहान के बारे में थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो आप एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, एसएस स्क्रीनशॉट, और नोट डाउन कर लीजिए इसको, तो मैं इसको रफ कर दूंगा।
नेम डाल दीजिए। ये हमीर देव चौहान ही है रणथंभौर के चौहानों के अंदर महत्वपूर्ण। बाकी के बारे में मैंने बता दिया, दो या एक या दो क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इससे लगभग लगभग सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे। हमीर देव चौहान, सबसे पहले तो पिताजी का नाम लिख लो। इसके पिता का नाम था, पिता जैत्र सिंह या जय सिंह। माता का नाम था हीरा देवी, माता का नाम था जयद्र सिंह। और हीरा देवी की जो संतान थी उसका नाम हमीर देव चौहान था। ये जो हमीर देव चौहान है, जैसे ही राजा बनता है, राजा बनने के बाद ही ये क्या कहते हैं, दिग्विजय अभियान चलाता है। क्या चलाता है? ये दिग्विजय अभियान चलाता है। और उस दिग्विजय अभियान के तहत सबसे पहले ये क्या करता है, जो मालवा है, मालवा पर आक्रमण करता है और मालवा से कर वसूल करता है। मालवा नहीं दोस्तों, मांडलगढ़, मांडलगढ़ पर आक्रमण करते हैं। मांडलगढ़ उस समय मेवाड़ की रियासत हुआ करती थी, और मांडलगढ़ पर क्या करता है, ये आक्रमण करता है और मांडलगढ़ से कर वसूल करता है। मांडलगढ़ पर आक्रमण करने के बाद दक्षिण की ओर आगे बढ़ता है, और दक्षिण के अंदर धारा नगरी होती है। धारा नगरी वही है जिसकी तर्ज पर जो विग्रहराज चतुर्थ था, उसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। हमने चर्चा की थी। तो उस धारा नगरी के अंदर उस समय जो भोज राजा द्वितीय है, उसका शासन था। तो क्या करता है, ये जो हमीरदेव चौहान है, उस जो धारा नगरी है उस पर आक्रमण करता है और भोज द्वितीय को हराता है। भोज द्वितीय को हराने के बाद ये पुनः उत्तर की ओर बढ़ता है, और उत्तर की ओर बढ़ने पर इसका जो सामना होता है वो मेवाड़ से होता है, क्योंकि इसने मांडलगढ़ से कर लिया है। मांडलगढ़ पर युद्ध करके, तो मेवाड़ से इसका युद्ध होना स्वाभाविक है। तो उस समय जो मेवाड़ के अंदर राजा था, उस राजा का नाम था समर सिंह। दोस्तों समर सिंह वही है, रावल रतन सिंह के पिताजी समर सिंह, जिसके बारे में हम जानते हैं। जो समर सिंह है, समर सिंह से क्या होता है, हमीरदेव चौहान का युद्ध होता है, और हमीरदेव चौहान ने समर सिंह को युद्ध में हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी हम नोट डाउन करते हैं, और आप लिखते हुए चलना कि राजा बन, जैसे हमीरदेव चौहान क्या करता है, इसको राजा घोषित कर दिया जाता है। तो ये सबसे पहले कौन सा अभियान चलाता है? दिग्विजय अभियान चलाता है। क्या चलाता है? दिग्विजय अभियान। इस दिग्विजय अभियान के तहत ये इस दिग्विजय अभियान के तहत ये एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में टोटल 17 युद्ध लड़े हैं, और उन 17 युद्धों में से 16 युद्धों के विजयी रहा है। ये चीज आप नोट डाउन कर लेना कि हमीरदेव चौहान ने टोटल कितने युद्ध लड़े हैं अपने जीवन में? 17 युद्ध लड़े हैं, और इन 17 युद्धों में से ये 16 युद्धों में विजयी रहा है। हम बात करेंगे कौन से युद्ध में ये हारा है और कौन कौन से युद्ध में ये जीता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा अभियान चला दिया इसने? इसने चला दिया दिग्विजय अभियान चला दिया इसने। और दिग्विजय अभियान चलाते ही सबसे पहले इसने क्या किया, जो भी एक सबसे पहले इसने जीत हासिल की थी, उसका नाम था भीमरस। भीमरस नाम की एक जगह थी। इस भीमरस का उस समय राजा था, उसका नाम था अर्जुन। सबसे पहले किसको हराता है? अर्जुन को हराता है। भीमरस के अर्जुन को हराने के बाद में ये बढ़ता है दक्षिण की ओर, और जैसे दक्षिण की ओर बढ़ता है तो इसका सामना होता है मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ से युद्ध करता है, और मांडलगढ़ से युद्ध करने के बाद में मांडलगढ़ को पराजित करके वहां से कर वसूल करता है। क्या वसूल करता है? कर वसूल करता है। मांडलगढ़ के बाद में थोड़ा और दक्षिण में जाता है, और दक्षिण में थोड़ा और जाता है तो इसका जो सामना होता है वो होता है परमार राजा भोज द्वितीय से। किससे सामना होता है इसका? भोज द्वितीय से। भोज द्वितीय से क्या होता है? इसका सामना होता है। ये जो भोज द्वितीय है, ये भोज द्वितीय, इसकी नगरी है धारा नगरी। तो ये किसको हराता है? उसके बाद में भोज द्वितीय को हराता ही है। भोज द्वितीय को हराने के बाद में मालवा के अंदर ये वापस से उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। उत्तर की ओर जब बढ़ता है तो इसका सामना होता है मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत में उस समय कौन से राजा का शासन था? समर सिंह का। जो मेवाड़ की जो रियासत है उस समय किसका शासन है? समर सिंह का शासन है।
तो अगला जो इसका युद्ध होता है वो किससे होता है, मेवाड़ के समर सिंह से होता है। और ये मेवाड़ के समर सिंह को भी क्या है, हरा देता है। मेवाड़ के समर सिंह को हराने के बाद में ये आगे बढ़ता है और लगभग लगभग जितने भी इसके जो युद्ध थे उस सब में विजयी होता हुआ जाता है ये। और बहुत ही कम समय में अपनी ख्याति जो है उस ख्याति को उस समय बहुत ज्यादा फैला देता है ये। लोग जानने लग जाते हैं इसको कि भाई हम्मीर देव चौहान नाम का कोई ऐसा राजा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यार वो युद्ध करने के लिए निकलता है तो वो सामने वाले को हरा देता है, हारता नहीं है। अब तक उसने जितने भी युद्ध लड़े वो लगातार उन युद्धों को जीतता ही जा रहा है। तो ये तो थे हम्मीर देव चौहान के दिग्विजय अभियान के तहत जो उन्होंने काम किया था वो। अब हम्मीर देव चौहान का जो शासनकाल है, इस शासनकाल के जो समांतर है दिल्ली के अंदर वो खिलजी वंश आता है। और जो खिलजी वंश है उसके अंदर दो राजा मुख्य हैं जिनसे हम्मीर देव चौहान का सामना होता है। एक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी और एक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो जो पहले हम बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी की, उसके बाद हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। एक और चीज नोट डाउन कर लेना, मेवाड़ के समर सिंह को हराने के बाद में ये जब आगे बढ़ता है तो इसका सामना होता है आबू। आबू पे उस समय प्रताप सिंह का शासन था और ये क्या करता है, प्रताप सिंह को भी हराता है। आबू के किसको हराता है, आबू के प्रताप सिंह को हराता है ये। तो लगातार ये इतने युद्ध जीत रहा है और इतने युद्ध जीतेगा तो इसकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। और जब ख्याति, मिटा देता हूं मैं, ऐसे से ले लो आप इसका। और जब ख्याति चारों ओर फैलती है तो जब प्रशंसक होते हैं तो फिर शत्रु भी बनते हैं। अब इसके शत्रु आना स्टार्ट हो जाएंगे और शत्रुओं में दो मुख्य शत्रु होंगे जिसमें से एक का नाम होगा जलालुद्दीन खिलजी और एक का नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। हाँ दोस्तों, करते हैं बात आगे। हेडिंग लगा लो, हम्मीर देव चौहान वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी। हम्मीर देव चौहान वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी। ये शॉर्ट समझ में आ जाएगा। जेके का क्या मतलब है, जलालुद्दीन खिलजी। सुनिएगा बात। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी के अंदर रणथंबोर दुर्ग पे आक्रमण करता है। और उस समय जो रणथंबोर का दुर्ग था उसे सीधा जीता नहीं जा सकता। तो रणथंबोर जो दुर्ग है उसका क्या कहते हैं, उसकी जो कुंजी है उसका नाम है जाहिन दुर्ग, श्रीपद जिसे हम कहते हैं, जाहिन श्रीपद दुर्ग। हम पढ़ते हैं हम कि भाई जयपुर के जो किले हैं उनकी कुंजी कौन सी है, तो हमें मेवाड़ की जो गढ़ है उनकी कुंजी कौन सी है, मारवाड़ के जो गढ़ है उनकी कुंजी कौन सी। तो हर गढ़ होता है उनकी कोई ना कोई कुंजी होती है। जालोर का जो क्या कहते हैं किला है उसकी कुंजी, सिवाड़ा का कुंजी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा किला जिसको जीतने के बाद जो बड़ा किला है उसको जीतना आसान हो जाता है तो उसे उस गढ़ की कुंजी कह दिया जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है कि रणथंबोर का किला है, इसकी कुंजी है जिसका नाम है जाहिन का दुर्ग। और उस जाहिन के दुर्ग पर क्या करता है, ये आक्रमण करता है। और जाहिन के दुर्ग पर जब ये आक्रमण करता है तो उस समय जो जाहिन का दुर्ग था वहां पे एक सेनापति था जिसका नाम था गुरुदास सैनी। और वो जो गुरुदास सैनी है वो चौहानों की जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था उस समय। तो गुरुदास सैनी जलालुद्दीन खिलजी की सेना को रोकता है, परंतु रोकने में सफल नहीं हो पाता और युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है। और जो जलालुद्दीन की सेना है वो जाहिन के दुर्ग पे क्या कर लेती है, वो अधिकार कर लेती है। जैसे ही वो जाहिन के दुर्ग पर अधिकार कर लेती है तो रणथंबोर के जो किले की कुंजी है वो किसके हाथ में चली गई है, जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में चली गई है। इसके तुरंत बाद में जलालुद्दीन खिलजी की सेना आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर के सीधे किस पे आक्रमण करती है, रणथंबोर के किले पर आक्रमण करती है। रणथंबोर के किले पर जब वो आक्रमण करती है तो अपने साथ साथ वो बहुत अलग अलग प्रकार के यंत्र लेकर के आते हैं। जैसे मनसिज नाम का एक यंत्र हो गया जो पत्थर फेंकने वाला औजार था, नोट डाउन करा दूंगा। तो मनसिज जो था पत्थर फेंकने वाला जो औजार था, ऐसे वो यंत्र लेकर के आते हैं, लेकिन उन्हें क्या होती है, सफलता नहीं मिलती है। जलालुद्दीन खिलजी क्या होता है, सफलता नहीं मिलती है।
और जलालुद्दीन की जो सेना है वो पुनः लौट जाती है। 1292 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन की सेना एक बार फिर रणथंभौर के किले पर आक्रमण करने के लिए आती है और जो रणथंभौर किला है उस पर आक्रमण करती है, परंतु इस बार भी उन्हें विजय नहीं प्राप्त होती है। और जब इस बार जलालुद्दीन खिलजी खुद आता है और जब एक सेनापति होता है जलालुद्दीन खिलजी की सेना में, और जब वो सेनापति पूछता है जलालुद्दीन खिलजी से कि जहांपना क्या हुआ, हम वापस क्यों जा रहे हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये समझ लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर इससे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही पूछा जाता है, कौन से शासक ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, तो उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, चलो इसे नोट डाउन करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, हमीर के जवान बढ़े जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी के अंदर कौन से दुर्ग पे अधिकार कर लिया? जाहिन दुर्ग। ये जो जाहिन का दुर्ग क्या कहलाता है? ये रणथंभौर किले की कुंजी कहलाता है ये। और जाहिन का जो दुर्ग था, इस दुर्ग का सेनापति उस समय कौन था? इस दुर्ग का सेनापति जिसका नाम था गुरदास सैनी। इस दुर्ग का जो सेनापति था, उस सेनापति का नाम था गुरदास सैनी था। और गुरदास सैनी चौहान जो सेना था उसका नेतृत्व कर रहा था, परंतु ये युद्ध में मारा जाता है और जो जाहिन श्रीपत दुर्ग है उस पर जलालुद्दीन अधिकार हो जाता है। जाहिन के दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद जो जलालुद्दीन सेना है वो आगे बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है और किस पर घेरा डालती है? रणथंभौर किले पर। रणथंभौर दुर्ग पर क्या करती है? घेरा डालती है। और रणथंभौर दुर्ग पे जब वो घेरा डालती है तो अपने साथ वो आधुनिक हथियार लाते हैं, कुछ प्रकार के यंत्र लाते हैं, जिसमें एक का नाम है मनसीज। ये जो मनसीज है, ये पत्थर फेंकने वाला औजार है, इसको साथ में लाते हैं, परंतु इनको जो रणथंभौर किले है उस पर विजय प्राप्त नहीं होती है और ये सेना पुनः लौट जाती है। फिर क्या होता है? 1292 ईस्वी के अंदर 1292 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी स्वयं आता है और रणथंभौर किले का फिर से घेराबंदी करता है। 1292 ईस्वी के अंदर जो रणथंभौर किला है उसकी फिर से घेराबंदी करता है। पुणे क्या कर लेता है? पुणे घेराबंदी कर लेता है। और पुणे घेराबंदी करने के बाद में ये क्या करता है? फिर से इसे जीतने का प्रयास करता है। इस बार ये और आधुनिक यंत्र लेकर आता है, जिसमें से एक का नाम होता है सेवात यंत्र है दोस्तों, और एक होता है गरगच। ये आधुनिक यंत्र है जो जलालुद्दीन खिलजी लेकर के आता है रणथंभौर किले पर अधिकार करने के लिए, परंतु इस बार भी इसको क्या नहीं मिलती? सफलता नहीं मिलती है। और जब सफलता नहीं मिलती है तो जब ये अपनी सेना का बेड़ा पड़ाव उठाता है तो एक सेनापति द्वारा पूछ लिया जाता है कि क्या हुआ सरदार, हम वापस क्यों जा रहे हैं? तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि रणथंभौर किला क्या है? रणथंभौर किला कुछ भी नहीं है। या इस रणथंभौर किले जीतने के चक्कर में मेरी सेना परेशान हो रही है और मैं अपनी सेना का दुख नहीं देख सकता। ठीक है, और रणथंभौर जैसे 10 किलो को मैं अपने मुसलमान भाइयों के बाल के बराबर नहीं समझता। तो एक चीज नोट डाउन कर लेना कि कौन सा वो शासक था जिसने ये कहा था कि 10 किलो को, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये नोट डाउन कर लेना। ये थोड़ा सा शॉर्ट लैंग्वेज है, तीर कमान की जो लैंग्वेज है, शॉर्ट लैंग्वेज, पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 10 किलो को एक बाल के बराबर नहीं समझता। कौन नहीं समझता? जलालुद्दीन खिलजी नहीं समझता। ठीक है दोस्तों, तो जलालुद्दीन खिलजी की जो हमीरगढ़ चौहान से संघर्ष होता है वो ये था। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
एसएस लेना है, जो भी आपको लेना है आप ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे की।